नमस्कार मित्रों, हम लोग भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 1857 की क्रांति पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम लोग देखते हैं कि अन्य कारण क्या थे। हमने कल देखा राजनीतिक कारण में मुगल नाराज़ थे, मराठे नाराज़ थे, अवध के नवाब नाराज़ थे और बम्बई के जागीरदार नाराज़ थे। ये तो राजनीतिक कारण था स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के पीछे। और दूसरा कारण अगर हम देखें 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण, तो मैं 1857 की क्रांति की ही बात कर रहा हूं अभी कि क्रांति, इसी पे सारा चर्चा। आज ये भाग 2 है, कल हमने भाग 1 पर चर्चा की थी। और आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में सबसे पहले जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत, और इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक रचना थी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक में कहते हैं कि अंग्रेज भारत से धन का शोषण करके मतलब विदेश ले जा रहे हैं। यहाँ से करते क्या थे अंग्रेज, यहाँ का कच्चा माल विदेश में ले जाते थे, वहाँ के लंदन की मशीनों में मतलब अपने देश में माल को संसाधित करके यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे। इस तरह से भारत का धन विदेश की तरफ पलायन करता गया। दादा भाई नौरोजी उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने ये एक सबसे पहले अगर कोई पूछे, कोई बताए कि भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। और वो था एक 20 रुपये प्रति व्यक्ति। और ये जो प्रति व्यक्ति की बात की गई, एक जेल कैदी पर उन्होंने देखा कि एक जेल कैदी की जो जीवन निर्वाह लागत है प्रति व्यक्ति 20 रुपये है। तो एक तो ये था कि हमारा धन विदेश में चला जा रहा है, इसलिए हमारे अंदर असंतोष उत्पन्न हुआ, तो आर्थिक कारण था। दूसरा सामाजिक कारण की अगर हम बात करें, धार्मिक और सामाजिक कारण की बात, धार्मिक एवं सामाजिक कारण, धार्मिक एवं सामाजिक कारण, धार्मिक एवं सामाजिक कारण। धार्मिक और सामाजिक कारण में पहली बात कि पहली घटना घटित होती है कि 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस निकालते, अध्यादेश निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन में चार्टर निकाला जाता था। वहाँ के राजा रानी चार्टर निकालते थे, उसे चार्टर एक्ट बोलते थे। तो 1813 का चार्टर आया, 1813 का चार्टर एक्ट, और इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया। ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली। अब इससे हम भारतीय
विक्षुब्ध होने लगे, नाराज होने लगे कि अब ये क्या करेंगे, हमें पथभ्रष्ट कर देंगे, हमारा धर्मांतरण कर देंगे। इस तरह से जो भारतीय जनमानस था उसके अंदर एक क्रांति की लहर पैदा हुई। तो धार्मिक कारण में एक तो ये बात थी 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके तहत ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश। और सामाजिक कारण की अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात यहाँ आती है, और वो दूसरा पॉइंट है गोद निषेध अधिनियम। गोद निषेध अधिनियम, नाम से पता चल गया होगा, ये लॉर्ड डलहौजी ने इसको लाया था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ऐसे राजा रानी जिनके पास कोई संतान नहीं थी वो किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, और उनका राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया जाता था। तो ये डलहौजी ने ये कार्य किया था, और इसके तहत जो प्रमुख रियासतें थी उसको अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। और सबसे पहले अगर नाम किसी का आता है तो है सतारा। सबसे पहले सतारा राज्य का विलय किया। सतारा के बाद जैतपुर, फिर संभलपुर, बघाट, और यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं बघाट के बाद झांसी तथा उदयपुर आदि राज्यों का गोद निषेध अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में विलय कर लिया। और अब जब विलय कर लिया तो आगे देखते हैं कि क्रांति फैलती है, यहाँ के राजा अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। झांसी की लड़ाई आप अच्छे से जानते हैं, अभी आगे इसकी चर्चा होगी। क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, ये पहला तो हुआ धार्मिक कारण। दूसरा सामाजिक, गोद निषेध मतलब गोद ना लेना, मतलब एक सामाजिक परंपरा को आप हमारे तोड़ रहे हैं। इससे हम भारतीय विक्षिप्त हो गए और हमारे मन में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। फिर इसके बाद अगला कारण आता है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, शायद ले लिया होगा आप लोगों ने। अब अगला कारण सैनिक कारण। अठारह के क्रांति के पीछे सैन्य कारण क्या था? सैनिक कारण तो पहली बात तो ये थी कि जो सेना में अनुपात था 5:1 का था, अर्थात इसमें 5 भारतीय थे और एक अनुपात अंग्रेजों का था। अब 5 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेज सैनिक, तो इससे पता चला कि प्रिवेलेंस किसका होगा? बढ़त ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का होगा। और सेना में आप अगर 3-5 कुछ करते हैं तो अगर विद्रोह होगा तो भारतीयों का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। यह भी क्रांति के पीछे एक प्रमुख कारणों में से था। तो हुआ क्या, ब्रिटिश सेना में पहला विद्रोह हुआ। अगर मैं देखूं ब्रिटिश सेना में पहला विद्रोह जब बक्सर की लड़ाई चल रही थी 1764 में अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में। तो अंग्रेज और मीर जाफर नहीं था, मीर जाफर तो गद्दार था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। तो अंग्रेजों का जो सेनापति था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। और तो हेक्टर मुनरो की सेना में अधिकांश भारतीय थे और वे भारतीय पलट करके
मीर कासिम की सेना में मिल गए। मीर कासिम की सेना में मिल गए। मीर कासिम की सेना में। तो पहला विद्रोह अगर पूछा जाए ब्रिटिश सेना में प्रथम भारतीय विद्रोह कब हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में हुआ था। परंतु ये तो पृष्ठभूमि है, वास्तव में अगला जो विद्रोह होता है तमिलनाडु में एक जगह है वेल्लोर, 1805 की घटना घटित होती है। 1805 और 6 के मध्य की बात, लेकिन इतिहासकारों ने कई किताबों में, या अधिकांश में कहूँ तो 1806 ही लिखा मिलेगा आपको, इसलिए 1806 मानते हैं हम, इसको मिटाते हैं। ये सैनिक कारण ही है। वेल्लोर ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह, मैं ये कह सकता हूँ हेक्टर मुनरो की सेना में प्रथम भारतीय विद्रोह था, प्रथम धार्मिक विद्रोह नहीं था। अब यहाँ पे मैंने जो हेडिंग आपको डलवाया है, पहले मैंने कहा सामाजिक और धार्मिक कारण, तो यहाँ धार्मिक, तो ब्रिटिश सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ? 1806 में, 1806 में, और ये स्थान था वेल्लोर। अभी दक्षिण भारत में पड़ता है वेल्लोर, तमिलनाडु में। तो वेल्लोर में विद्रोह हुआ। अब हुआ क्या, जो भारतीय सैनिक थे ज़्यादा से ज़्यादा, आप मैंने पहले ही बता दिया कि 5 भारतीय होते थे तो 1 अंग्रेज होते थे। इसमें इन्होंने क्या किया कि भारतीय सैनिक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक वो 3 कार्य करते थे। एक तो पगड़ी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे। दूसरी बात, तुर्रा लगाते थे। तुर्रा मतलब कलंगी, यानी पगड़ी को ऐंठ करके बांधना अपने ऊपर जैसे। तो ये भारतीय सैनिक तुर्रा लगाते थे, अर्थात कलंगी मारते थे, और तिलक लगाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि अब आप लोग क्या करेंगे, आप पगड़ी नहीं पहनेंगे, तुर्रा नहीं लगाएंगे और तिलक नहीं लगाएंगे। तो भारतीयों को तिलक लगाना, पगड़ी पहनना, ये धार्मिक रूप से भावना इनकी ठेस पहुंची, धार्मिक भावना को ठेस पहुंची भारतीयों की। तो भारतीयों की भावना को ठेस पहुंची। अंग्रेजों ने कहा आप ये कार्य ना करके इसके बदले में आप गोल हैट वाली टोपी लगाएं। गोल हैट, आप हैट जानते हैं कि गोल हैट वाली टोपी, कुछ इस तरह से हैट होता है, गोल हैट वाली टोपी। तो अब हुआ ये कि तब सेना में विद्रोह हो गया, वहां पर विद्रोह हो गया। इस प्रकार से सैनिकों की यहां धार्मिक भावना आहत हो गई। तो आप चाहे तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इसे मिटाते हैं। एक तो बात ये हुई कि वेल्लोर में 1806 में भारतीय सैनिकों ने धार्मिक आधार पर विद्रोह कर दिया। पगड़ी लगाने से मना किया गया, तुर्रा लगाने से मना किया गया, तिलक लगाने से मना किया गया। तो पहला धार्मिक विद्रोह सेना में हुआ। और दूसरा सेना में विद्रोह हुआ ये कि जब लॉर्ड कैनिंग के ज़माने की बात है, लॉर्ड कैनिंग
लॉर्ड कैनिंग वायसराय था और ये 1856 से लेकर के 62 तक रहा। तो लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में एक कानून आया, भारतीय सेना अधिनियम। भारतीय सेना अधिनियम 1856 इस कानून का नाम है, भारतीय सेना अधिनियम 1856। तो भारतीय सेना अधिनियम 1856 में ये प्रावधान था कि यदि सीधे सीधे उस पर एक सर्टिफिकेट पे आपको सिग्नेचर करना पड़ता था कि जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होगा उसे विदेशों में भी नौकरी करने जाना पड़ेगा, समुद्र पार करना पड़ेगा। और हम भारतीयों में भ्रांति फैल गई, कहीं ले जा करके ये हमारा धर्म ही पथभ्रष्ट ना कर दें, हमारा धर्म ना परिवर्तित कर दे। हमारे समय में समुद्र पार करना, उस समय समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट माना जाता था। तो इसलिए सेना में विद्रोह हो गया। तो दूसरी बात आई कि डाकघर अधिनियम आया। एक डाकघर अधिनियम भी था और वो भी 56 में था और डलहौजी ने पास कराया था। डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम में प्रावधान था कि यदि कोई भारतीय सैनिक पत्र व्यवहार करता था तो उसको शुल्क देना पड़ता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों के लिए शुल्क देना नहीं पड़ता था। इस भेदभाव से भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया। यानी ये कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक को शुल्क देना पड़ता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों के लिए यह मुफ्त था। अंग्रेज सैनिकों के लिए मुफ्त था, फ्री था। अब इस तरह से भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया। तो इस प्रकार एक तो पहली बात जो है कि डाकघर, भारतीय सेना अधिनियम आया, उसमें कहा गया कि जो भी भारतीय सेना में नौकरी करेगा उसे सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करना पड़ेगा कि हम विदेश में नौकरी करने जा सकते हैं। और हमें डर था कि हम विदेश चले जाएंगे समुद्र पार तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह से भारतीय सैनिकों में असंतोष हुआ। डाकघर अधिनियम आया। डाकघर अधिनियम में यह था कि यदि कोई भारतीय पत्र व्यवहार करता था तो उसे शुल्क लिया जाता था, और अंग्रेज कोई पत्र व्यवहार करता तो उसे शुल्क नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह से भी असंतोष फैल गया। और बल्कि ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये था वेतन और पदोन्नति में भेदभाव। वेतन व पदोन्नति में भेदभाव। अब जरा समझें, जबकि हमने पहले ही पढ़ा कि 5 भारतीय सैनिक होते थे और 1 अंग्रेज सैनिक होता था, इसके बावजूद अंग्रेज सैनिकों को सैलरी ज़्यादा दी जाती थी, भारतीयों को सैलरी कम दी जाती थी। तो ये एक तो असंतोष की बात हुई। दूसरा, जो भारतीय सैनिक थे उनका प्रमोशन जल्दी नहीं किया जाता था और अंग्रेजों का प्रमोशन बहुत जल्दी कर दिया जाता था। तो ये रहे सैनिक कारण, सैनिक असंतोष। इस तरह से सैनिकों में असंतोष फैला और 1857 की क्रांति की ज्वाला धधक पड़ी। अगली बात अगर हम कहें कि जैसे मैंने कारणों में राजनीतिक कारण पढ़ा, आर्थिक कारण देखा हमने, सामाजिक और धार्मिक कारण देखा और सैन्य कारण देखा, उसे और कुछ बचे खुचे कारणों में मुख्य रूप से मैं अगर कहूँ तात्कालिक कारण क्या था, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 5 करके ले लिया करिए, ठीक है। तो मैं अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, यह देखते हैं कि तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति फैलने के पीछे तात्कालिक कारण क्या था।
तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण में ये हुआ कि पहले ब्राउन बेस राइफलों का इस्तेमाल हुआ करता था सेना में। ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल। तो ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर एक नई राइफल की एंट्री होती है भारतीय सेना में, या ब्रिटिश सेना में कहें, स्थान पर इनफील्ड या एनफील्ड लिखें, एनफील्ड राइफलों का प्रवेश हुआ। अब जब ब्राउन बेस राइफलों की जगह पे एनफील्ड राइफलें आ गई सेना में, तो यहाँ पर तब तक एक बात इसमें ये थी कि एनफील्ड राइफल जो थी उसके कारतूस पे एक कागज की पतली सी पन्नी चढ़ी होती थी जिसको मुंह से काटना पड़ता था। और तब तक किसी ने अफवाह फैला दी कि ये जो पन्नी आप मुंह से खींचते हैं इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और गाय और सूअर की चर्बी मतलब गाय के नाम पर हिंदू भड़क पड़े और सूअर की चर्बी के नाम पर मुसलमान भड़क पड़े, तो पूरे भारतीय भड़क पड़े। और इसी को देखते हुए मंगल पांडे ने, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी, मंगल पांडे ने 29 मार्च, ये तिथि याद रखने लायक है, 29 मार्च 1857 के दिन अपने सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी और साथ में 4 अन्य अंग्रेजों को भी गोली मार दी। कहने का मतलब एक तो लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारा और 4 अन्य अंग्रेजों को गोली मार दिया। इस बात को देखते हुए सेना में विद्रोह हो गया। और ये जो मंगल पांडे थे ये बैरकपुर छावनी के सिपाही थे और ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस समय बंगाल में बैरकपुर छावनी थी। बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे, और ये जो छावनी थी इसमें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रहा करती थी। इन्फेंट्री का मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं, और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, रेजिमेंट माने सेना की टुकड़ी, तो 34वीं नेटिव रेजिमेंट इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने धार्मिक भावना आहत मानते हुए अपने सीनियर अधिकारी की अवज्ञा की और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया। और इसी के साथ 4 अन्य अंग्रेजों को भी गोली मार दी। तो पाँच करके स्क्रीनशॉट ले लें। आप साथ साथ अपने नोट्स अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट करते रहेंगे, लेकिन कहानी को एकदम मज़ेदार तरीके से सीखिए। तो मैं इसे मिटाता हूँ। तो हमने देखा 1857 की क्रांति फैलने के पीछे कितने कारण जिम्मेदार थे। पहले हमने देखा राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण में मुगल नाराज थे, मराठे नाराज थे, अवध का नवाब नाराज था, बम्बई के जागीरदार नाराज थे। और साथ में हमने देखा सामाजिक और धार्मिक कारण देखा, आर्थिक कारणों को देखा हमने, साथ में सैनिक कारण को देखा, इन और तात्कालिक कारण जो कि ब्राउन बेस राइफल की जगह पे एनफील्ड राइफल आई और उस पर जो पतली झिल्ली लगी रहती थी, किसी ने अफवाह फैला दी कि जो पतली झिल्ली है कागज़ की ये गाय और सूअर की चर्बी है, जिसको
मंगल पांडे ने धार्मिक भावना को आहत मानते हुए अपने सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। यहाँ से क्रांति की ज्वाला और तेज भड़क उठी। अब देखते हैं कि क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ। क्रांति का विस्तार 1857 की क्रांति का, या यूँ कहें क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ तक, अर्थात मैं ये कहूँ कि क्रांति कहाँ कहाँ तक फैली। तो अगर फैलने की बात करें तो उससे पहले हम 3 तिथियों की बात करेंगे। 3 तिथियां आती हैं। 3 प्रमुख तिथियों को हमको याद रखना होता है। 3 प्रमुख तिथियां। एक तिथि तो थी 29 मार्च 1857। दूसरी तिथि थी 10 मई 1857 और तीसरी तिथि आती है 31 मई 1857। इन तीनों तिथियों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन सारी ये 1857 की क्रांति की ही रूपरेखा में आती हैं। इन पे हम चर्चा करें तो जैसा कि हमने तात्कालिक कारणों में इस बात का जिक्र किया कि जब 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर की छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने अपने सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी और 4 अन्य अंग्रेज़ों को भी मार दिया, 4 अन्य अंग्रेज सिपाहियों को। तो फिर मंगल पांडे को इसके तहत इस अपराध के जुर्म में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक, ये तिथि है। अच्छा, इस तिथि के पीछे और 10 मई की बात करें तो मैं यहाँ पे मेरठ में ये मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। तो यहाँ 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ने विद्रोह किया और 10 मई की जो तिथि है, अब ये घटना 1857 की क्रांति के लिए यही तिथि सर्वमान्य मानी जाती है। और इसमें है क्या कि मेरठ थाने में, उत्तर प्रदेश के मेरठ थाने में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही अपने सीनियर अधिकारियों के आदेश को ना मानते हुए, अर्थात उनकी अवज्ञा करते हुए पूरे थाने में आग लगा दी। मेरठ थाने में आग लगा दिया और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली की तरफ जब कूच कर गए, 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, या तो जफर ही कहेंगे या तो द्वितीय ही कहेंगे, मुग़ल बादशाह को अपना नेता मान लेते हैं। और दिल्ली में 12 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंका गया और वहाँ पर इनके जो सहयोगी थे बख्त खां और एक
मैं थोड़ा सा इस बात को डिलीट करके तब इसको डिस्क्राइब करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मिटाएं। तो 1857 की क्रांति में तो जो 18 हमने 29 मार्च 1857 की तिथि को देखा और 10 मई की तिथि को देखा। साथ में एक तिथि जो रह जा रही है 31 मई 1857। इस तिथि को क्या हुआ? जब हमने देखा कि मराठे नाराज थे, तो मराठे क्यों नाराज थे? क्योंकि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नानाजी। नानाजी की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। कहा कि हम पेशवा होने के नाते उन्हें पेंशन नहीं दे रहे थे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से पेंशन दे रहे हैं। नानाजी को पेंशन नहीं देंगे। तो नानाजी के एक प्रतिनिधि अजीमुल्ला खां थे। नानाजी के सलाहकार जिनका नाम था अजीमुल्ला खां और सतारा के राजा के प्रतिनिधि या सलाहकार कहें, राणोजी बापू। ये नाम इन लोगों का थोड़ा सा याद रखना होता है। राणोजी बापू। अब ये दोनों लोग लंदन जाते हैं जाट पंचम से मिलने के, राजा से मिलने के लिए। ब्रिटेन के राजा के पास पहुंचे। अजीमुल्ला खां नानाजी के पेंशन के मामले में गए थे, उनकी पेंशन बढ़वाने के मामले में, और सतारा के राजा के सलाहकार जो राणोजी बापू थी, वो सतारा के राजा की पेंशन बढ़वाने के मामले में लंदन गए। और ये लोग लंदन गए, वहीं एक मीटिंग की और इन लोगों ने एक तिथि तय की कि हम लोग अब 31 मई के दिन क्रांति करेंगे। जब इन लोगों की बात नहीं बनी तो 31 मई की क्रांति शुरू कर दी। दुर्भाग्यवश क्रांति होनी थी 31 मई को और क्रांति शुरू कर दिया 10 मई को ही। 20वीं इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही मेरठ थाने में अपने अधिकारियों की अवज्ञा करते हुए, गोली मारते हुए थाने को आग लगाएं और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। उससे पहले हम कुछ फैक्ट की बातें जानें कि जो हमें नोट करनी रहती है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और जब ये क्रांति फैली तो अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था, और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो इस बात को शायद आप लोगों ने नोट ले लिया होगा, तो मिटा रहा हूँ। कुछ फैक्ट कर लें, तब विस्तार पे हम चलते हैं। पहली बात, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के दौरान भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। ठीक इसी प्रकार जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था, और तब भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का
गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और यही आगे चल के जब 1858 का कानून बनता है, ताज का शासन अधिनियम आता है, तो यही पहला वायसराय भी बन जाता है। और तत्कालीन मतलब भारत के सम्राट, उस समय भारत का जो सम्राट था वो भारत के सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय कहें या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर थे, या द्वितीय या जफर में से एक ही बात आप कहेंगे, ठीक। और जब ये क्रांति फैली तो उस समय ब्रिटेन का जो सेनापति था, जो ब्रिटिश सेनापति था, उसका भी नाम हमें पता होना चाहिए। ब्रिटिश सेनापति, कमांडर इन चीफ उस समय कोलिन कैंपबेल था, कोलिन कैंपबेल। और क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, पूछा जाता है, ये सबसे अगर अत्यधिक बार प्रश्न पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह ये कमल और रोटी, कमल और रोटी। इसमें एक संदेश छिपा हुआ था, एक मैसेज था कि हम भारतीय अपना शासन करेंगे और अपनी रोटी मिल बांट कर खाएंगे। और कमल का अर्थ था, गांव-गांव जाते थे, कमल और रोटी देते थे कि हम अपने देश को कमल की तरह खिलता हुआ देखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट थे, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रांति का विस्तार किन किन स्थलों पे कैसे कैसे हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। तो क्रांति का विस्तार पहली बार दिल्ली में देखें अगर हम, तो कैसे दिल्ली में क्रांति का विस्तार हुआ। हालांकि हमने मेरठ में बताया कि 10 मई के दिन 20वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही मेरठ थाने में आग लगा देते हैं, और 10 मई के दिन मेरठ में आग लगाने के बाद दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो 10 मई 1857 को मेरठ थाने में आग लगाकर, मेरठ थाने में आग लगाकर 11 मई, इस तिथि को विशेष याद रखेंगे आप, 11 मई के दिन दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, को अपना नेता मान लिया, और इस प्रकार दिल्ली में 12 मई के दिन क्रांति हुई। 12 मई 1857 के दिन क्रांति हुई। और क्रांति हुई दिल्ली में। जो बहादुर शाह जफर का सहयोगी थे, बहादुर शाह जफर के, उनका नाम था बख्त खां। बख्त खां बादशाह के, या मैं ये कहूँ कि
बहादुर शाह जफर के सहयोगी थे और ये वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन एक गद्दार था जिसका नाम आता है, इतिहासकार गद्दारों से भी भरा हुआ है, इलाही बख्श। इलाही बख्श, ये इलाही बख्श मुगलों की गुप्त सूचना, या यूं कहें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गुप्त सूचना अंग्रेजों को देता था। सूचना अंग्रेजों को देता था। और जब ये अंग्रेजों को देता था, इसी दौरान जब 12 मई को क्रांति हुई तो अंग्रेज सेनापति जॉन निकोलसन संघर्ष करते हुए अपने प्राण गंवा बैठता है। अंग्रेज सेनापति था उस समय दिल्ली में, अंग्रेज सेनापति जॉन निकोलसन, अर्थात जॉन निकोलसन मारा गया। अब इस तरह से 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका है। अब जगह जगह क्रांति अन्य जगहों पर होने लगी। तो आप पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मैं कंटिन्यूअस करता हूं इस पर। तो ये बात रही दिल्ली में। अब हम बात करते हैं अवध में। अवध अर्थात लखनऊ। अवध, अवध या यहाँ पे लखनऊ की बात करें, ये मैच करने के लिए भी आता है। लखनऊ में 4 जून 1857 के दिन क्रांति शुरू होती है। 4 जून। अब दिल्ली से अन्य बंगाल की घटना हुई, मेरठ की घटना हुई, दिल्ली की घटना से लोग प्रेरित होना शुरू किए। अब देश में जगह जगह क्रांति होना शुरू हुई। तो यहाँ 4 जून 1857 को क्रांति हुई। यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ती हुई ये कहें कि जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी विधवा बेगम हज़रत महल थी। बेगम हज़रत महल आज भी लखनऊ में हज़रतगंज है के नाम पे। बेगम हज़रत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को सत्ता दिलाने के लिए संघर्ष किया और अंत में नेपाल भाग गई। ये जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जिन्हें अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को चीफ कमिश्नरी प्रांत घोषित कर दिया था। अब जब वाजिद अली शाह नहीं रहे तो उनकी जो विधवा बेगम थी, जिनका नाम है बेगम हज़रत महल, इन्हें महल परी भी कहा जाता है। 2 बातें याद रखने योग्य हैं, एक है महक परी, एक है महल परी। तो जो महल परी हैं, महल परी रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। और महक परी ये बेगम हज़रत महल को कहा जाता है। हज़रत महल को कहा जाता है। ये बात याद करने की है। तो इस तरह से संघर्ष करते हुए ये निकल गई, नेपाल की तरफ भाग गई। तो 4 जून 1857 को
अवध में क्रांति हुई जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया अपने पुत्र बिरजिस कादिर को सत्ता दिलाने के लिए। अब अगली क्रांति इसी से देखते हुए 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा कानपुर में। अगले दिन 5 जून 1857 को कानपुर में क्रांति शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कानपुर। कानपुर में जो 1857 की क्रांति का बिगुल बजा 5 जून 1857। अच्छा, अब यहाँ नेतृत्व किसने किया? ध्यान देना ये रहता है कि अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन किया और भारतीयों की तरफ से नेतृत्व कौन किया, इन चीज़ों को मिलाना भी आता है। तो कॉलिन कैंपबेल यहाँ पे था और यहाँ पे 2 लोग, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का नाम है धोंधू पंत। नाना साहब इनका मुख्य नाम था, मूल नाम धोंधू पंत। धोंधू पंत और तात्या टोपे इनका मूल नाम था आत्माराम पांडुरंग। ये 2 लोग, आत्माराम पांडुरंग नहीं था बल्कि रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग, ये तो आगे संगीतकार रामचंद्र पांडुरंग। अब संघर्ष होता है यहाँ पे। तो नाना साहब तो भाग जाते हैं, निकल जाते हैं नेपाल की तरफ। बचते तात्या टोपे अर्थात रामचंद्र पांडुरंग लड़ते हुए ये चले गए थे मध्य प्रदेश में। एक नरवर पड़ता है जगह, नरवर के जंगलों में भाग गए। लेकिन यहाँ भी एक गद्दार काम किया, मान सिंह। ये अक्सर इतिहास में जो गद्दार हैं आप जानते हैं कि मान सिंह नरू ने नरवर की जंगलों में जाकर तात्या टोपे को पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने, इसका नाम लिख दे उस गद्दार का तो ज़्यादा सही है, मान सिंह नरू। मान सिंह नरू ने नरवर के जंगल में तात्या टोपे को अंग्रेजों से पकड़वा दिया। टोपे को अंग्रेजों से पकड़वा दिया और जब इनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी अंग्रेजों ने दे दी। तो इसके बाद हम लोग आगे के झांसी को देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अगले क्रांति झांसी में 5 जून 1857 की क्रांति है, मतलब उस तिथि है झांसी। और झांसी में 5 जून 1857 गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई
यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और रानी लक्ष्मीबाई जिस समय लड़ रही थी, इन्हीं के वेश में एक और वीरांगना थी, झलकारी बाई, जिनका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई, ये झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के वेश में लड़ती रही, अंग्रेज़ों को धोखा देती रही। यद्यप क्रांति 5 जून 1857 को शुरू हो गई थी और अंग्रेज़ों का मित्र जो था, उस समय अंग्रेज़ों का मित्र सिंधिया, लिखा है ना, अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने खाई रानी से हार। पहले आपसी फूट हुआ करती थी रजवाड़ों में। तो ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी 1858 के दिन वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि रानी झलकारी बाई इतने दिन तक आंख में धूल झोंकती रही। अंग्रेज ये नहीं समझ पाते थे कि रानी लक्ष्मीबाई ये हैं कि ये हैं। इन्हीं रानी झलकारी बाई के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएसी बटालियन बनाई है, झलकारी बाई बटालियन। तो ह्यूरोज से लड़ती हुई, ह्यूरोज अंग्रेज़ अधिकारी, लड़ती हुई रानी ह्यूरोज से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं और वो लगभग 1858 में रानी वीरगति को प्राप्त हुई। और जब ये रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, तब अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज़ों का सेनापति उस समय वहाँ पे था, ह्यूरोज ने रानी को कहा कि रानी विद्रोहियों में एक अकेली मर्द थी। जितने लोग विद्रोह किए उनमें एक रानी ही ऐसी थी जो मर्द थी। और रानी के बारे में इनके कई नाम आते हैं। एक तो रानी का उपनाम है मनुबाई, मनुबाई। दूसरा नाम है मणिकर्णिका। ये सब रानी लक्ष्मीबाई के नाम हैं। और तीसरा नाम है महलपरी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर महकपरी आए तो बेगम हजरत महल और महलपरी आए तो रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरह से झांसी में क्रांति फैली। अगली क्रांति आरा जगदीशपुर अब बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर जिला या आरा जिला है। वहाँ जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे बाबू कुंवर सिंह और उनके पुत्र अमर सिंह। तो झांसी भी हो गया। आप पाँच करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। तो चूँकि बोर्ड छोटा है, जल्दी जल्दी मिटाना भी पड़ता है। आरा या मैं कहूँ यही जगदीशपुर, अभी बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर जिला। जगदीशपुर में दो लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया और ये जगदीशपुर में जो क्रांति हुई 8 जून को हुई, 8 जून 1857, बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। बाबू कुंवर सिंह और इनके पुत्र थे अमर सिंह। इन लोगों ने पूर्व में क्रांति का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह लड़ते लड़ते जब देखा इनका एक हाथ घायल हो गया है, ऐसी तथाकथित, हमने लिखा नहीं कहीं मिला, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, किंवदंतियाँ, या ऐसा हुआ भी होगा। बाबू कुंवर सिंह ने अपने ही तलवार से अपना एक हाथ काट के नदी में फेंक दिया था। और आजमगढ़ जिले में बाबू कुंवर सिंह उद्यान है, इनके नाम से तमाम स्मृतियाँ हैं। तो आरा में हो गया, अर्थात जगदीशपुर में हो गया। कुछ और स्थान, जैसे मैं इलाहाबाद की बात करूं, प्रयागराज।
इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए, उनका नाम था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली, इन्होंने नेतृत्व किया। और फैज़ाबाद में तो थोड़ी सी घटना कुछ इससे इतर ये है। फैज़ाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलाना के मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया। इन्होंने तो जिहाद की घोषणा कर दी। और अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा कि इनको जो जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उन्हें हम 50,000 देंगे। जिहाद का मतलब इन्होंने धर्म युद्ध से जोड़ दिया था। तो इस प्रकार आरा से या जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह और उनके बेटे अमर सिंह, और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, और फैज़ाबाद से मौलाना अहमदुल्लाह, और आगे बात आती है कि बरेली में बख्त खां नहीं बल्कि खान बहादुर खां कहें, पहले वो रुहेलखंड हुआ करता था। आज जो बरेली है पहले रुहेलखंड के नाम से जाना जाता था। बरेली, या मैं कहूँ यहाँ पे रुहेलखंड, यहाँ पे खान बहादुर खां ने नेतृत्व किया। ऐसे कुछ अन्य जगहों पर देखेंगे हम, जैसे उड़ीसा, सीधे सीधे इनका नाम याद रखते हैं, सुरेंद्र शाही तथा उज्जवल शाही ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और असम में कंद परमेश्वर तथा दीवान मनीराम दत्ता ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और हिमाचल प्रदेश में के कुल्लू में राजा प्रताप सिंह, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कुल्लू, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है इस समय। और राजा प्रताप सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो ये पूरे देश में चिटफुट क्रांति होती रही। और अब हम ये देखेंगे कि अब हमने पहले ये देखा कि क्रांति का स्वरूप क्या था, क्रांति का कारण क्या था, कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, और क्रांति का हमने विस्तार देखा। अब हम क्रांति का परिणाम देखेंगे, और क्रांति सफल नहीं रही अर्थात क्रांति असफल रही, उसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार है। तो इन बातों को हम लोग लेंगे। ठीक, इसको मिटाया जाए। क्रांति का परिणाम क्या रहा? परिणाम क्रांति क्या रही? असफल रही। आखिर ये क्रांति असफल क्यों रही?
असफल होने के पीछे कारण क्या था? ये क्रांति सीमित भाग तक ही सीमित थी, अर्थात पूरे भारत भूभाग पर नहीं फैली। एक तो ये बात। दूसरी बात, क्रांतिकारियों के पास साधनों का अभाव था। तीसरी बात ये थी कि ये 1857 की क्रांति, संपूर्ण क्रांति किसी एक नेतृत्व के अधीन नहीं लड़ी गई। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे थे, इसलिए एकता का अभाव था। और जो चौथा कारण था, क्रांति का समय से पहले ही शुरू हो जाना। क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई और शुरू हो गई 10 मई को ही, इसलिए भी ये क्रांति असफल रही। और सभी वर्गों के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, हिस्सा नहीं लिए। इस वजह से 1857 की क्रांति असफल रही। और जब 1857 की क्रांति असफल हो जाती है, दबा दिया जाता है, तब 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार लगता है। लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है और उस घोषणा पत्र में बातें जो लिखी गई थी कुछ इस प्रकार थी। इलाहाबाद दरबार, मैं लिख दे रहा हूं पहले पे, इलाहाबाद दरबार। तो या यूं कहें कि क्रांति का महत्व क्या था। ये तो असफलता की बात थी, क्रांति का महत्व। क्रांति का महत्व 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार लगता है। इलाहाबाद दरबार लगता है और लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। जिसमें निम्नलिखित बातें थी। वो बातें कौन सी थी, जरा हम देखें। इसी और ध्यान देना कि यही एक ऐसी तिथि है, इसी तिथि को इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। जब इलाहाबाद दरबार लगा था उसमें क्या हुआ, और यहीं से जब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, दबा दी जाती, कुचल दी जाती है या असफल हो जाती है, तब ताज का शासन प्रारंभ हो जाता है। ताज के शासन के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है, तो उसमें निम्न बातें लिखी गई थी। पहली बात कहा गया कि नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। अब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा, अब ताज के अधीन शासन रहेगा। यानी अब ब्रिटिश संसद के माध्यम से, ब्रिटिश राजा रानी के माध्यम से डायरेक्ट कंट्रोल भारत का ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। तो इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1858 को ताज का शासन कहा जाता है। उसमें प्रावधान किया गया कि जो अब तक गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, उसे अब वायसराय नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके एक नए पद का शुरुआत की गई, वायसराय। और ये पहला वायसराय कैनिंग को ही बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना दिया गया और एक नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव, जिसे राज्य सचिव भी कहते थे या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते थे। मैं राज्य सचिव लिख दे रहा हूं यहाँ पे, राज्य सचिव। और पहला राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनले को बनाया गया, लॉर्ड स्टैनले। और
लॉर्ड स्टैनले के कंट्रोल में, भारत सचिव के कंट्रोल में एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो बात को थोड़ा सा मिटा के फिर आगे लिखते हैं। इसके बाद सेना में अब सुधार की ज़रूरत आई कि सेना क्यों विद्रोह की, इस पर भी विचार किया गया। तो एक सेना के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए पील कमीशन की नियुक्ति की जाती, पील आयोग बनाया जाता है। पील कमीशन सेना में सुधार के लिए बनाया गया। तो पहले जो सेना में भारतीयों और अंग्रेजों का अनुपात हुआ करता था, 5 भारतीय और 1 अंग्रेज होते थे, मैं इन्हें भारतीय कहूँ और ये अंग्रेज। इस पील कमीशन ने सुझाव दी कि 5 संबंधी 1 का अनुपात बदल करके अब 2:1 कर दिया जाए, यानी अब केवल 2 भारतीय रहेंगे और 1 अंग्रेज रहेगा। पील कमीशन ने ये सुझाव दिया। तो इसी घोषणा पत्र में, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, उसी में ये बातें लिखी गई थी। और साथ में क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो समाप्त कर ही दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल पद को समाप्त कर दिया गया। अर्थात डायरकी समाप्त, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और भारत का शासन अब सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करता था। इस प्रकार 1857 की क्रांति यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन इसमें कुछ तथ्य जानने के लिए चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। जो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, प्रथम भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैनले, और दूसरा, इन चीज़ों को लोग भूलते हैं, तो दूसरा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, दूसरा भारत सचिव या राज्य सचिव जिसे कहें, सचिव, उनका नाम था चार्ल्स वुड का डिस्पैच शिक्षा में आता है। और प्रथम तो हमें पता ही है, प्रथम ने जैसा कि जिक्र किया है, प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत सचिव लॉर्ड स्टैनले, और एक अंतिम का नाम याद रखेंगे, अंतिम विलियम हारे या विलियम हॉरे ऐसे कुछ है। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति समाप्त होती है। अब हम लोग कल से या अगली क्लास में स्वाधीनता संग्राम के किसी विशेष टॉपिक या राष्ट्रीय आंदोलन से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।